लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि लास्ट क्लास में कि कंपनी कैसे बनाई जाती है, कैसे इनकॉर्पोरेट करवाई जाती है। मैंने बोला सबसे पहले किसी पर्सन के मन में आइडिया आता है, विचार आता है कि भाई मैं कंपनी फॉर्म में काम करूंगा, और कंपनी फॉर्म में काम खाली ये सोचने से कि मैं कंपनी फॉर्म में काम करूंगा कंपनी तैयार तो होती नहीं है। फिर वो सोचेगा कि भाई कंपनी फॉर्म, अगर मैं कंपनी फॉर्म में काम करने का मैंने डिसीजन लिया तो कंपनी किस तरह की होगी, प्राइवेट कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी होगी या 1% कंपनी होगी। ठीक है, उसके बाद वो ये सोचेगा कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का क्या काम करेगी, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, उसके बाद उसके मन में ये भी आएगा कि कौन लोग होंगे जो हम पहले सब्सक्राइबर होंगे, कौन डायरेक्टर होगा, ये सारी बातें डिसाइड करेगा। पहले वो सोचेगा, उसके बाद फिर वो कंपनी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा कि भाई कंपनी अब मैं बनाना चाहता हूँ तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे जो बड़ा डॉक्यूमेंट था वो क्या था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करेगा, उसके बाद CA/CS या CMH या एडवोकेट से डिक्लेरेशन लेगा, उसके बाद जो सब्सक्राइबर होंगे, जो डायरेक्टर होंगे, उनसे डिक्लेरेशन लेगा कि उन्होंने कोई आपराधिक मामले में लिप्त तो नहीं है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ लेगा, किसका, डायरेक्टर का, सब्सक्राइबर का, और DSC बनाएगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट ROC में जाके जमा करा देगा। ROC में जाकर जमा करा देगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी में जाके जमा करा देगा, तो और साथ में फीस जमा करा देगा, तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, और ये प्रूफ है कि कंपनी बन चुकी है। उसके बाद वो काम करना स्टार्ट कर सकता है। एक और तरीका होता है, देखो तरीका क्या होता है कि ये जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखा रहा था ना, ये, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिखा रहा था, ये डॉक्यूमेंट, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एक तरीका और होता है जो कि रिसेंट में आया था 1-2 साल पहले, स्पाइस। ठीक है, स्पाइस को हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो देखो ये जो है ये इजी वे है। ठीक है, यानी कंपनी बनाने के प्रोसीजर को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया, जिसे हम बोलते हैं स्पाइस। स्पाइस क्या है, ऑनलाइन, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो कंपनी भी ऑनलाइन तुम बना सकते हो। स्पाइस में क्या होता है, अपना जो भी तुम्हें डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने हैं, जो भी चीज़ें हैं, अपना नाम, जैसे नेम, एक जैसे मैनुअल, वैसे जो लास्ट क्लास में मैंने प्रोसीजर बताया था, उसमें क्या होता है, कम से कम 2 नाम रिजर्व करवा सकते हो। यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर एक ही नाम रिजर्व करवाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, अपना जो भी जरूरत मतलब लीगल रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें फुलफिल करो, और स्पाइस में ऑनलाइन जाके फॉर्म भर कर दो। और इसमें स्पाइस में एक फ़ायदा ये भी होता है कि तुम्हें MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसमें ऑनलाइन में ऑलरेडी इसका फॉर्म दिया होता है। ये स्पाइस का ही फॉर्मेट है, देखो यहाँ पर लिखा भी है मेरे पे स्पाइस। ठीक है, रियलिटी में क्या है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमने तैयार नहीं किया है। इसमें स्पाइस के फॉर्मेट से जब हमने कंपनी रजिस्टर कराई तो उसमें फॉर्मेट MOA का दे रखा था, हमने सिर्फ डिटेल फिल करी, MOA तैयार हो गया। इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डिटेल फिल करी, हमारा ये तैयार हो गया। तो स्पाइस के थ्रू हमें तैयार करवाने की जरूरत नहीं है, ये उसमें ऑलरेडी फॉर्मेट दिया होता है, हमने फिल कर दिया, सारी डिटेल डाली और ये तैयार हो गया। और जो भी DSC वगैरह की थी वो सारी हमने उसमें फिल करा, सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद कंपनी तैयार हो जाती है, हमें सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है कुछ दिन बाद। ठीक है, तो ये ऑनलाइन कंपनी भी रजिस्टर कराई जा सकती है। ऑनलाइन कंपनी को रजिस्टर कराने का तरीका है स्पाइस। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यानी MCA की साइट पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें लॉगिन करोगे तो स्पाइस वाला तुम्हें मिल जाएगा कि स्पाइस के थ्रू कैसे कंपनी रजिस्टर कराई जाती है। यानी कंपनी यानी ऑनलाइन फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी करवा सकते हो और वैसे भी करवा सकते हो रजिस्टर। ठीक है, चलो ये तो बात हुई कि कंपनी कैसे बनती है। अब बात करते हैं, अभी लास्ट क्लास में मैंने बोला कंपनी कैसे बनती है। कंपनी लॉ के थ्रू, लॉ के प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है और उसकी लीगल एग्जिस्टेंस आती है। कंपनी को हम अलग सेपरेट पर्सन मानते हैं, और वो पर्सन मानते तो पर्सन हमारे जैसे तो है नहीं, नेचुरल पर्सन तो है नहीं, नेचर ने तो क्रिएट किया नहीं, तो जाहिर सी बात है उसको हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन बोला तो उसको चलाने के लिए कुछ नेचुरल लोग, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे लोग होंगे, यानी उसी में से जो लोग कंपनी के मेंबर्स वगैरह होते हैं, सब्सक्राइबर वगैरह होते हैं, उसी में से कुछ लोग चुने जाते हैं जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, जिन्हें बोलते हैं डायरेक्टर। ठीक है, ये इतनी बातें लास्ट क्लास में हमने कही थी।
अब आज लास्ट क्लास में मैंने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मैंने कुछ भी लिखवाया नहीं था। आज हम बात करेंगे कंपनी कैसे, कहाँ से आई कंपनी, कैसे जन्म हुआ कंपनी का। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो देखो कंपनी वर्ड, जो कंपनी वर्ड है, ये कंपनी वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से आया है। तो देखो कंपनी वर्ड, जो कंपनी शब्द है ना, वो पहली बारी कंपनी शब्द यूज किया गया था जब पुराने जमाने में क्या करते थे, तुम्हें पता है, लोग कोई ऐसे आज की डेट में ऐड वगैरह, जैसे शोरूम तो खुले नहीं होते थे, दुकानें नहीं होती थी, बिजनेस ऐसे तो करते नहीं थे। पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, सामान बनाते थे, हैंडमेड ज्यादा होता था, सामान बनाते थे और सामान को बनाने के बाद उसको बेचने के लिए निकल जाते थे, और ऐसे सभी लोग करते थे। ठीक है, सुबह निकलते थे, रात को घर पहुंचते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अपना सामान लेते थे और खाना पीना पैक करते थे और लेकर बेचने निकल जाते थे। तो आप अपना वो सामान लेकर बेचने निकल जाते थे तो बहुत दूर दूर तक जाते थे। तो बीच में क्या होता था, जैसे लंच वगैरह करने के लिए अपना वो रुकते थे, और एक साथ जब बहुत सारे लोग निकले, ऐसे व्यापारी निकले, बहुत सारे लोग निकले, तो वो एक साथ इकट्ठा होते थे कहीं और एक ही जगह बैठकर खाना खाते थे, एक ही जगह बैठकर खाना खाते थे। तो पहली बारी जब कंपनी शब्द का यूज किया गया उनके ग्रुप के लिए यूज किया गया कि भाई वो लोग जो एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, अपना भोजन कर रहे हैं, उनके ग्रुप को हमने नाम दिया कंपनी। कंपनी पहली बार उनके लिए यूज किया गया था। स्टार्टिंग में जब कंपनी शब्द यूज हुआ उस सेंस में यूज हुआ कि वो जो लोग जो बिजनेस करने जा रहे हैं, यानी जो अपना सामान लेके ट्रेडर बेचने जा रहे हैं, वो जब बैठकर एक साथ भाई काम करते थे, थक जाते थे, खाना वाना खाने के लिए जब बैठते तो एक साथ कई लोग बैठते थे, उनका जो ग्रुप होता था, ठीक है, एसोसिएशन होती थी उनकी, उस ग्रुप को, उस एसोसिएशन को हमने नाम दिया कंपनी। वो कंपनी शब्द पहली बार उनके लिए यूज हुआ था। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो सुनो। देखो कंपनी, कंपनी जो शब्द है, ये दो कंपनी शब्द जो है वो लैटिन के वर्ड से ड्राइव हुआ है, लैटिन के वर्ड। लैटिन के दो वर्ड कौन से हैं, एक तो है कॉम या कम जो बोला, और पनिश, कम और पनिश। ठीक है, अब देखो जो कम का ये जो वर्ड है, ये इसका मतलब होता है विद और टुगेदर, विद या टुगेदर, विद या टुगेदर। और पनिश का मतलब होता है ब्रेड या फिर मील, भोजन, ब्रेड या मील। तो मैं कह रहा हूं देखो विद या टुगेदर, और पनिश का मतलब होता है मील, भोजन। तो मैं कह रहा था जो लैटिन के दो शब्द से मिलकर बना है कंपनी, एक कॉम और एक पनिश। ठीक है, और एक वैसे तो कहीं पर भी देखो कॉम वर्ड यूज हो रहा है ना, ये कॉम वर्ड यूज हो रहा है, तो ये दिखाता है ये ग्रुप को, ठीक है, साथी को, साथ में जो कुछ लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इस जैसे कि अगर देखें तो जैसे कंपेनियन, कंपेनियन में क्या होता है, कंपेनियन का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा कंपेनियन, तुम्हारा जो साथी है। ठीक है, एक मूवी आई थी, साउथ इंडियन की मूवी है, डियर कॉमरेड। डियर कॉमरेड, कॉमरेड, मैं इस फिल्म का ना मैंने आखिरी वर्ड देखा, आखिरी में जो अंत होता है ना, खत्म होती फिल्म, तब वहां पर वो उनने बोला था कि हर इंसान की लाइफ में एक कॉमरेड होता है। ठीक है, तो वो कॉमरेड का मतलब साथी। तो ये जो वर्ड मैं बता रहा ना, देखो यहीं से मिला, कॉमरेड वर्ड ही ये दिखाता है कि साथ में साथी जो। तो मैं कह रहा हूँ देखो कॉमरेड, जो कॉमरेड वर्ड का भी मतलब ये होता था साथी, ये। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कॉम और पनिश, कॉम वर्ड दिखाते हैं किसको, ग्रुप को, एसोसिएशन को। ठीक है, साथ। तो कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ कॉम का मतलब विद या टुगेदर, और पनिश में ब्रेड या मील। तो यही कह रहे, देखो अब ऐसे वर्ड मतलब निकालोगे तो कुछ अलग ही आ रहा है कंपनी का। हाँ कह रहे भाई साथ, कॉम का मतलब विद या टुगेदर और ब्रेड का मतलब भोजन, तो यहाँ कंपनी से क्या लेना देना है। तो रियलिटी में कंपनी शब्द पहले यही इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था कि भाई
वो लोग जो एक साथ टुगेदर क्या करते थे, भोजन करते थे, ब्रेड वगैरह अपना रोटी वगैरह खाते थे, खाना वाना खाते थे, उन्हीं को हम कंपनी बोलते थे। कंपनी शब्द उनके लिए यूज होता था पहले, ठीक है। तो मैं देखो मैं क्या करना चाहता हूं, तो अगर हम कंपनी की बात करें तो पहला तो तुम्हारा कंपनी का सेंस यही आता है। कंपनी किसे कहते हैं, तो देखो कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हु का मतलब जो, मैं कह रहा हूं कंपनी किसे कहते हैं, तो कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन हु यूज्ड टू take their meal का मतलब भोजन, टुगेदर। देखो यहां पर मील भी आ गया, ठीक है, यानी क्या पनिश वर्ड भी का यूज हो गया, पनिश, और टुगेदर का मतलब कौन। तो स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूं कंपनी शब्द किसके लिए यूज हुआ, कि ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो एक साथ मिलकर, एक साथ बैठ के एक ही जगह, एक ही ग्रुप में खाना खाया करते थे, भोजन खाया करते थे, उन्हें हम बोलते थे कंपनी, उनके ग्रुप को कंपनी बोलते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी शब्द को और यूज करने लगा मतलब और कंपनी शब्द और कहाँ यूज किए जाने लगा, ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों का एसोसिएशन, ऐसे लोगों की एसोसिएशन जिनका कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कंपनी वर्ड हमने कहाँ यूज करना चालू कर दिया धीरे धीरे, और हमने इसको यूज करना चालू किया, तो ऐसे लोग, ऐसा एसोसिएशन, ऐसा ग्रुप जिनका कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट हो, जिसका कुछ मैं कह रहा हूँ जिनका ऑब्जेक्टिव सेम हो। जैसे कि मान लो तुम्हारी बात करें तो तुम लोगों की भी एक कंपनी है, तुम लोगों का भी एक ग्रुप है, एसोसिएशन है। कैसे, तुम्हारा कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ाई, ट्यूशन में पढ़ने, आगे कोचिंग करना। तुम एक साथ मिलकर कहाँ जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, ठीक है। तो तुम लोगों की एक ग्रुप है, ठीक है। तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। इसी तरह हम तुम्हारे घर वाले ही बोलते हैं उसके साथ मत घुमा कर, उसकी कंपनी बेकार है, उसकी बैड कंपनी है। कंपनी तो बैड कंपनी मतलब क्या बिजनेस चला रहा है। बैड कंपनी का मतलब उसका ग्रुप। तुम कहते हो, तुम्हारे घर वाले कहते हो उसकी बैड कंपनी है, ये कई लोग बोलते हैं यार ये इनकी बैड कंपनी है, बड़े बेकार लोग हैं। तो कंपनी मतलब क्या, उनका ग्रुप, ठीक है। अच्छी कंपनी में रहा करो तो अच्छा करोगे, अच्छा सीखोगे। तो कहने मतलब कंपनी शब्द जो है बाद में ग्रुप के लिए, ऐसे लोगों के लिए यूज होने लगा जिनका कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया। तो हमारा जो चैप्टर है कंपनी, हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्या होगा भाई कंपनी का मतलब, फिर ये तो तय हो गया कि भाई कंपनी शब्द पहली बार यहाँ से हुआ, तो कंपनी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। हम क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे जी कंपनी का मतलब ऐसा ग्रुप हो, ऐसे एसोसिएशन, ठीक है, जो जिसका कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट हो। हमारे लिए कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, हम अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारे लिए कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, मैं कह रहा हूं ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन, ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, मैं कह रहा हूं लॉ के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, किसी लॉ में लिखी हुई बातों के थ्रू, कंपनी लॉ में लिखी हुई बातों के थ्रू रजिस्टर्ड हुई है, बनाई गई है। हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस करना, बिजनेस करके पैसा कमाना, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, हमारा ग्रुप क्या चाहता है कि भाई हम हमारी एसोसिएशन एक लॉ के प्रोसेस के थ्रू बनाई गई है और बनाकर रजिस्टर कराई गई है। बनाने के बाद हम रजिस्टर करवा लेते हैं और हमने एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस करना। भाई बिजनेस करेंगे और पैसा कमाएंगे और उस पैसे को आपस में से बांटेंगे लोगों में जिन्होंने पैसे लगाए। तो मेरा कहना मतलब क्या है, हम लोगों का भी एक कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो ग्रुप है,
हमारा जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जब हमने लॉ कंपनीज एक्ट 2013 में लॉ में कंपनीज एक्ट 2013 में या इससे पहले कोई कंपनी लॉ था उसके अकॉर्डिंग बनाई गई, उसमें लिखी हुई कि भाई एमओए बनाओ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाओ, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं और डॉक्यूमेंट सारे तैयार करो, जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करो और कंपनी फॉर्म में रजिस्टर करवा लो। तो हमने एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया है, उसे हमारे ग्रुप को भी क्या बोलेंगे, कंपनी। ठीक है, बात समझ। तो हम अगर अपने पॉइंट से बात करें तो देखो मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ ना ये अपनी समझ से लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें सारी बातें समझ में, सिंप्लीफाई करके कि भाई चीजें, कंपनी का मतलब क्या होता है हमारे लिए, क्या है कंपनी कि हम कुछ लोग इकट्ठा हुए और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम भाई सारे मिलकर क्या करेंगे, ठीक है, बिजनेस करेंगे। और हमने क्या किया, अपने आप को कंपनी फॉर्म में रजिस्टर करा लिया और हम कंपनी फॉर्म में रजिस्टर करके अपने बिजनेस करते हैं और बिजनेस करके जो प्रॉफिट कमा रहे हैं आपस में शेयर कर रहे हैं, हम लोगों को बांट दे रहे हैं। कुछ पैसा अपने पास रोक के रख रहे हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए और बाकी कुछ पैसा जिन्होंने कंपनी की कैपिटल में, कंपनी में शेयर खरीद के पैसा दिया था उनको प्रॉफिट का के नाम से चेक भिजवाते हैं जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्लियर हो गया। तो देखो जी मैं क्या करता, अगर हम अपने चैप्टर के पॉइंट से बात करें कि कंपनी किसे कहते हैं, जो तुमने सुना है कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, ठीक है, बिग बाजार, ठीक है, और बताओ सैमसंग वगैरह जितनी भी कंपनी है, पेप्सिको, तो ये कंपनियां है, कंपनियां है। तो कहने मतलब क्या, कंपनी क्या होती है हमारे, अगर उसके पॉइंट से पढ़े तो देखो, तो कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी मीन्स, कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कंपनी क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन होती है, ठीक है। विच इज इनकॉर्पोरेटेड, अच्छा विच इज इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड वर्ड का मतलब होता है कंपनी को बनाना और बना के उसको रजिस्टर करवाना। भाई कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करे, जो भी कंपनी को बनाने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट तैयार कराए और तैयार करके आरओसी में जाके रजिस्टर करा के कंपनी को बना लेना, ठीक है, रजिस्टर करवाना। और बनाना और रजिस्टर करवाने को बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, कंपनी बनाई गई और बनाकर रजिस्टर कराई गई, तो इनकॉर्पोरेटेड। इस शब्द का ध्यान रखना, मतलब क्या है, फॉर्म्ड, फॉर्म का मतलब बनाना, एंड रजिस्टर्ड, कंपनी बनाई गई और रजिस्टर करवाई गई। जब कंपनी बनाकर रजिस्टर करवाई जाती है, ठीक है, यानी सीधी बात को कंपनी बनाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड, लॉ के प्रोसेस के थ्रू। तो मैं कह रहा देखो, कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, विच इज इनकॉर्पोरेटेड, जो बनाकर रजिस्टर करवाया गया है, किसके थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ के प्रोसेस के द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ में लिखी हुई बातों के थ्रू, प्रोसेस ऑफ लॉ। आइए कौन से प्रोसेस ऑफ लॉ भाई, कौन सा लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट। अब मैं कंपनीज एक्ट खाली लिख रहा हूं, 2013 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि जरूरी है 2013 में, 2013 से पहले अगर कोई कंपनीज एक्ट था, 1956 था तो उसमें बनाई गई है तो वो भी कंपनी है, उससे पहले 1913 था उसमें बनाई गई तो वो भी कंपनी है। तो किसी भी कंपनीज एक्ट के थ्रू अगर बनाई गई है, किसी भी कंपनीज एक्ट में लिखी हुई बातों को फॉलो करते हुए बनाई गई है तो कंपनी है, जरूरी थोड़ा ना 2013 ही, एट प्रेजेंट 2013 है। क्लियर हो गया। अच्छा क्यों बनाई गई है, क्यों बनाई गई भाई, फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है हमारा कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य, किसी पर्पस के लिए बनाई गई है, फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट, माइंड में डाल लेना, किसी काम को करने के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं है। अच्छा ये भी नहीं है, मेरी बात सुना, कि फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, एक कोई पर्टिकुलर बिजनेस, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए बनाई जा सकती है। अच्छा बिजनेस के लिए नहीं बनाएगी तो क्या कंपनी नहीं है, तब भी कंपनी है। जरूरी नहीं है कि कंपनी सिर्फ बिजनेस करने के लिए खोल रहे हैं,
ये नहीं है, मन में ये बात आती है कि कंपनी को है तो बिजनेस करेगी नहीं। अगर हम बिजनेस नहीं करें तो भी हम कंपनी फॉर्म में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो कंपनी है लेकिन बिजनेस नहीं कर रही। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। इन लाइन इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कोई बात नहीं समझ आई तो। अच्छा, जब ये किसी पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए हम रजिस्टर करवा लेते, कंपनी रजिस्टर हो जाती है, तो कंपनी कहती है देखो, कंपनी एक बार रजिस्टर हो गई तो कहेगी हमारे जो बनाने वाले लोग थे जिन्होंने हमें बनाया, वो हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो 7 लोग, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? 7, और प्राइवेट कंपनी के लिए 2। ठीक है, वो कहती है कंपनी एक बार एग्जिस्टेंस में आ जाए, कंपनी बन जाती है, तो कहती है जो बनाने वाले लोग होते हैं जिनसे कंपनी बनी हुई है, जिन्होंने मिलकर कंपनी बनाया और कंपनी, दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों अलग होते हैं। लॉ ने इनको आइडेंटिटी दे रखी है, कानून कहता है कि इनकी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, एंटिटी होती है, इनकी अलग से पहचान है। इसके बनाने वाले और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप में पार्टनर और फर्म बात एक ही है, लेकिन कंपनी में मेंबर्स, शेयर होल्डर, डायरेक्टर अलग होते हैं और कंपनी अलग मानी जाती है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक क्लियर हो गया? तो इसलिए हमने बोल दिया कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो ये बात लिखवा दूं, क्या लिखा देखो, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, फ्रॉम इट्स मेंबर, फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से, शेयर होल्डर से, डायरेक्टर से अलग होती है। मेंबर्स, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? यहां तो कुछ पूछना है? और अगर अलग होती है तो इसका मतलब पता क्या, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एक पर्सन जैसी है, उसकी अपनी पहचान है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, अच्छा कंपनी की अपनी पहचान है तो क्या कंपनी की फिजिकल बॉडी है हमारी तरह, दिमाग है, हाथ पांव है क्या? नहीं। तो कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी कोई मैक्रो नेचर ने क्रिएट नहीं किया, कंपनी लॉ की वजह से एग्जिस्टेंस में आई है। कंपनी को आइडेंटिटी, पहचान किसने दी है? कानून ने दी है। कंपनी को नेचर ने नहीं बनाया। हाँ, जैसे हमारे को और तुम्हारे को किसने बनाया? नेचर ने बनाया। हमारे हाथ पांव है, हमारी समझ है। तो मेरी बात सुना, कंपनी को नेचर ने क्रिएट नहीं किया, कंपनी को लॉ ने क्रिएट किया। कंपनी की पर्सनल जो सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी दी है वो लॉ ने दी है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं भाई कंपनी की फिजिकल बॉडी नहीं है, कंपनी का दिमाग नहीं है, कंपनी की समझ नहीं है, तो इसलिए हम कंपनी को, तो पर्सन तो है लेकिन कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन है तो यार ना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और पर्सन है, और तुम भी पर्सन हो, मैं भी पर्सन हूं। तो जैसे तुम अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवा सकती है। जैसे तुम अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है। जैसे तुम अपने नाम से किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकते हो, कंपनी भी किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकती है। माइंड में डाल लेना, कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है, कंपनी एक पर्सन की तरह काम करती है, जैसे तुम काम करते हो पर्सन की तरह। वो बात अलग है कि कंपनी के पीछे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो नेचुरल पर्सन होते हैं, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं वो। लेकिन अगर मान लो कंपनी के पीछे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं ना, तो वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं, कंपनी के एजेंट की तरह काम करते हैं। मेन आइडेंटिटी किसकी है? मेन पर्सन कौन है यहाँ पर? कंपनी। और जो उसके अंदर काम कर रहे हैं लोग वो कौन है? उसके एजेंट है जो काम करेंगे। और एजेंट के लिए पकड़ा कौन जाता है? कंपनी। यानी एजेंट कोई भी काम करेगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? कंपनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? कंपनी की। वो एजेंट ने काम किया मतलब प्रिंसिपल ने काम किया, मतलब कंपनी ने काम किया। माइंड में डाल लेना। क्लियर हो गया? तो कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से कोई एग्रीमेंट भी कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। क्लियर हो गया यहां तक? तो क्या करा, इट इज, चलो यहां से, it is an artificial person। नेचुरल नहीं होती, आर्टिफिशियल होती है।
इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर हो गया? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है विच इज मैनेज्ड, जो मैनेज की जाती है, मैनेज का मतलब जो चलाई जाती है, बाई मीन्स द्वारा, सम नेचुरल पर्सन, जो कुछ नेचुरल पर्सन चलाते हैं। who are called डायरेक्टर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। कंपनी कुछ नेचुरल पर्सन के द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि नेचुरल पर्सन की समझ होती है, बुद्धि होती है, दिमाग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कुछ कर नहीं सकती, जो डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकती। ठीक है, तो पीछे काम तो नेचुरल पर्सन ही कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो लेकिन वो कंपनी के एजेंट की तरह कर रहे हैं। वो उनके काम के लिए कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, कंपनी माना जाएगा। कंपनी एजेंट ने किया, इसका मतलब कंपनी ने किया। क्लियर हो गया? यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, और इसमें अगर हम लिखे तो देखो, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा, सक्सेशन का मतलब होता है दैट इज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। दैट इज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। कंपनी की कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस होती है। अच्छा, कंपनी की कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ड यूज किया मैंने, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी कॉन्टिन्यूअसली एग्जिस्ट करती है, यानी मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं। किसी कंपनी ने किसी पर्सन ने कंपनी के शेयर खरीदे, वो शेयर होल्डर बन गया, फिर उसने अपने शेयर बेच दिए, शेयर होल्डर से उसका नाम हट भी गया। तो मैं कह रहा हूँ रोज शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग होती है, शेयर खरीदे जाते बेचे, तो रोज शेयर खरीदे बेचे जाते। एक पर्सन ने शेयर खरीदा, शेयर होल्डर बन गया, फिर उसने बेच दिया, शेयर होल्डर के नाम हट गया। तो मैं कह रहा हूँ मेंबर आते रहते हैं, मेंबर जाते रहते हैं, शेयर होल्डर बदलते रहते हैं। कोई मेंबर पागल हो गया, कोई मेंबर मर गया, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, इससे कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अलग होती है, शेयर होल्डर अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, मेंबर अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, डायरेक्टर अलग होते हैं। तो डायरेक्टर के पागल हो जाने से, डायरेक्टर के मर जाने से कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी चलती रहती है, कंपनी की कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस होती है। क्लियर हो गया यहां तक? किसी को डाउट है तो बताओ। इट मे और मे नॉट हैव, मैं कह रहा हूं मे और मे नॉट हैव कंपनी के पास हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि आज की डेट में ऑप्शनल होता है। कॉमन सील, कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कॉमन सील का मतलब डिजिटल सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं कंपनी के, यानी कंपनी के पास कंपनी की अगर कॉमन सील है तो कंपनी क्या करेगी, वो कॉमन सील हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे लगाएगी, और अगर नहीं है तो जरूरत नहीं है। आज की डेट में कंपनी कॉमन सील रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती है। कंपनी की कॉमन सील है तो वो हर एक डॉक्यूमेंट जो कंपनी बनाएगी, हर एक एग्रीमेंट जो कंपनी करेगी, हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे वो कॉमन सील लगाया जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं लगाया जाएगा। कॉमन सील क्या होता है? देखो, अगर कभी देखोगे ना कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट, तो जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील लगी ना, वो थोड़ा सा उभरा सा होगा। देखो अगर कई जगह कई डॉक्यूमेंट देखो तो थोड़ा सा उसमें कोई स्टैंप वगैरह लगी तो थोड़ा सा उभरा सा होता है। ठीक है, तो वो कॉमन सील होती है कंपनी की। अगर कभी दिखा दूंगा मैं तुम्हें। क्लियर हो गया? तो क्या मैं कह रहा हूं, इट मे और मे नॉट हैव कॉमन सील। कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं भी। इफ इट हैज, मैं कह रहा हूं
मैं कह रहा हूं देखो, इफ इट हैज कॉमन सील, मतलब इफ इट हैज कॉमन सील इट इज अफिक्स्ड, जो लगाई जाती है। मैं कह रहा हूं अगर कंपनी के पास इफ इट हैज कॉमन सील, और कंपनी के पास कॉमन सील है तो क्या करेंगे, जो वो कॉमन सील इट इज अफिक्स्ड, अफिक्स्ड मतलब लगाया जाता है, टू ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी की कॉमन सील है तो वो कंपनी के हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे लगाया जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ये मैंने वो लाइनें लिखवा दी जिससे तुम्हें कंपनी का मतलब समझ में आ जाएगा। अगर मैं टेक्निकल वर्ड लिखवाऊंगा ना, बोलूंगा कंपनी की डेफिनेशन बोलता तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। ये मैंने आसान करके लिखवा दिया। कंपनी क्या होती है, इसको पढ़ने के बाद कंपनी की का बेसिक आइडिया लग जाएगा कंपनी क्या होती है। चले आगे। ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखवाया। अब मैं क्या करूँ, सुनो। अब कंपनी की डेफिनेशन जो लॉ में लिखी हुई है, लॉ में क्या लिखी हुई है, वो लॉ के क्या कहता है कंपनी का मतलब। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा कंपनी को बनाने का, कंपनी का जो कानून है जो कंपनियों पे लागू होता है, वो क्या कहता है कंपनी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू, देखना बेटा ये सेक्शन 2 क्लॉज 20, देखो कैसे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, लो जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जैसे मैंने पार्टनरशिप पढ़ा था क्या, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, वैसे ही अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अब हमारा जो कंपनीज एक्ट का कानून है, जो लॉ है, वो क्या कहता है कंपनी किसे कहते हैं। तो देखो ये क्या कहता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी। देखो जी, ये कहता है, लॉ कहता है, ये लॉ ने क्या बोला, कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी का मतलब कंपनी होता है, ठीक है। लॉ ने जो डिफाइन किया ये बोलता है, लॉ कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी का मतलब कंपनी होता है। अब जिसको समझ होगी वो तो समझ जाएगा 2 मिनट में, और जिसको नॉलेज नहीं है ना, वो कहेगा यार ये कौन सी डेफिनेशन हो गई। रियलिटी में बताएगा। देखो यहां पर देखो, ढंग से सुनना, कंपनी किसको हम बात, हमारा हम कंपनी का चैप्टर पढ़े, तो एक तो वो कंपनी जो मैं तुम्हें चैप्टर सिखा रहा हूँ, कंपनी वर्ड, ठीक है, कंपनी, कंपनी जो बिजनेस की बात करे, कंपनी उसकी बात करे तो कंपनी, और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कंपनी, ठीक है, कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी का मतलब यहां पर क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अभी तो मैंने बोला मैंने तुम्हें बोला नहीं कि ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी बोला जाता है, लोगों के ग्रुप को पर्सन बोला जाता है। तो ऐसे लोगों का ग्रुप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कंपनी, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन। जब लॉ में इनको, लॉ के कंपनीज एक्ट 2013 में या उससे पहले कोई कानून था, जैसे 1956, 1956 और 1913,
पिछले किसी कंपनी एक्ट के कानून में रजिस्टर हो जाती है, यानी बनाकर रजिस्टर करवा दी जाती है, तो उसे हम कंपनी बोलते हैं। अब देखो तुम्हें समझ में आएगा। कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कंपनी, ग्रुप ऑफ पर्सन को तो कंपनी बोलते हैं, तो कंपनी मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब इसको हटा दो। इनकॉर्पोरेटेड जो इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अब बताओ अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या? अंडर दिस एक्ट किस एक्ट की तरफ इशारा कर रहा है? अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या? कंपनीज एक्ट 2013। लो जी, आप समझ में आ गया कंपनी क्या होती है? देखो सुनो क्या लिखा है, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी यानी ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी जो 2013 का कानून है उसके तहत इनकॉर्पोरेट हुई है। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या? बनाई गई है और रजिस्टर्ड करवाई गई है। मैंने बताया था इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। अब बताओ समझ में आया क्या? यानी ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई बातों को फॉलो करते हुए बनाकर रजिस्टर करवाए गए, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपनी। और अगर मैं इस लाइन को यहीं छोड़ दूं तो प्रॉब्लम यहां पर ही आ जाएगी। इसका मतलब तो सिर्फ 2013 और उससे पहले जो बने हुए वो कंपनी नहीं है क्या? 2013 तो अभी कानून पास हुआ, उससे पहले जो कंपनियां बनी है क्या कंपनी नहीं है? कंपनी है, तो इसका मतलब ये अधूरा है। और क्या लिखे फिर इसमें? और एनी प्रीवियस कंपनी लो, और यानी प्रीवियस कंपनी लो, यानी अगर कोई प्रीवियस कंपनी लो 2013 से पहले अगर कोई कंपनी लो था उसके अकॉर्डिंग कोई कंपनी बनी है तो वो भी कंपनी है। जितने भी लॉ थे कंपनियों को बनाने से रिलेटेड कोई कानून, कंपनियों से रिलेटेड कानून, पहले कुछ कोई कानून चलता था उसमें कोई कंपनी बनी है तो उसको भी कंपनी मान लिया जाएगा। इसका लॉ कहता है वो भी कंपनी है। तो 2013 से पहले कौन से कंपनियां थी? अब मेरी बात सुनो, एनी प्रीवियस कंपनी लो, जैसे कि 1956 कंपनीज एक्ट 1956 था पहले, और इससे भी पहले क्या था? इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1913 ये भी था। तो मेरा कहना मतलब कि कंपनियों को बनाने के कानून पहले भी थे, तो उन कानून के तहत अगर कोई कंपनी बनी है तो वो भी कंपनी कहलाती है। अब जरा सोचो अगर ये डेफिनेशन में पहले स्टार्ट ही में पढ़ाना चालू कर देता तो तुम्हें समझ में आता कुछ? मैं पहले बोलता कंपनी मीन्स अ कंपनी, तब तुम कहते कि क्या चीज पढ़ा रहे हो। अब ये कुछ लग रहा है क्या? अब तो कुछ भी नहीं लग रहा, अब तो मैं लग रहा है कि ये बहुत बच्चों वाला काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब किताब में तुम्हारे एक राइटर की डेफिनेशन दे रखी है, मैं उसको भी बता देता हूं। देखो राइटर ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने। भाई प्रोफेसर हैने ने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला? देखो इन्होंने कहा अ कंपनी, देखो बेटा इधर देखो, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इन्होंने कहा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अब तो बताने की जरूरत नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन होती है।
अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे लॉ ने क्रिएट किया है, जो लॉ के द्वारा बनाई गई है, लॉ ने एग्जिस्टेंस दी है इसको, सेपरेट लीगल एंटिटी जिसकी वजह से आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। तो a company is an artificial person created by law having separate legal entity, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसकी खुद की पहचान होती है। कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, एक पर्सन की तरह आइडेंटिटी मिली है इसको लॉ के थ्रू, ठीक है। विद परपेचुअल सक्सेशन, अच्छा परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मैंने बता दिया, कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस। विद परपेचुअल सक्सेशन यानी कंपनी की कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस होती है, मेंबर के आने से, मेंबर के जाने से, मेंबर के मर जाने से, ठीक है, मेंबर के इंसॉल्वेंट हो जाने से, डेथ हो जाने से कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। कंपनी का जन्म भी लॉ के थ्रू होता है और कंपनी की डेथ भी लॉ के थ्रू होती है, यानी कंपनी को बनाया भी जाता है तो लॉ के प्रोसेस से बनाया जाता है, और कंपनी को बंद जब किया जाता है तो उसको भी लॉ के प्रोसेस के थ्रू ही किया जाता है, तो उसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है। एंड कॉमन सील, और साथ में कॉमन सील होती है। और कॉमन सेल आज की डेट में हो भी सकती है और नहीं भी सकती, ये प्रोफेसर है नहीं दी थी। अब बताओ ये डेफिनेशन भी समझ में आ रही है? ये डेफिनेशन भी समझ में आ रही नहीं आ रही? कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। अब ये सारी बातें अगर हमने पढ़ी तो इससे हमें कंपनी का फीचर बताना तो बता नहीं सकते क्या? कंपनी के फीचर्स, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अच्छा किसको कंपनी में क्या गुण होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्वालिटी होती है, वो हमें पता चल जाएगी। जैसे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था, तो पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़े थे कि कम से कम 2 लोग होते हैं, एग्रीमेंट होता है, लीगल बिजनेस होता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है, ठीक है, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। तो कंपनी में जैसे ये फीचर्स थे वैसे इसका भी तो कुछ फीचर्स होंगे, वो इसके जो मैंने सबसे पहले लिखवाया ना, जो सबसे पहले लिखवाया कि कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो लॉ के प्रोसेस के थ्रू इनकॉर्पोरेट कराई जाती है किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उसमें सारी बातें जो मैंने लिखवाई वो वही तो फीचर है। वो क्या है? वो फीचर ही तो है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन लॉ के प्रोसेस के थ्रू होता है, पहला फीचर। पहला फीचर क्या है? कंपनी लॉ से बनती है, यानी कंपनी बनाई जाती है, रजिस्टर करवाई जाती है, इनकॉर्पोरेट होती है लॉ के प्रोसेस के थ्रू, पहला फीचर। दूसरा फीचर बताओ, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी जब बन जाती है तो कंपनी कहती है कि हम मेरे को बनाने वाले और मैं अलग हूँ, तो कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आ जाती है, पहचान आ जाती है, ठीक है, लॉ ने आइडेंटिटी दी है, ठीक है। तीसरी बात, कंपनी पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी पहचान है, तो कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। ये तीसरा फीचर हो गया, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी की कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी चलती रहती है, कंपनी मेंबर के आने से, मेंबर के जाने से कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी की कॉमन सील होती है, वो कंपनी की कॉमन सील कर रहा हूँ, कंपनी की क्या होती है? परपेचुअल सक्सेशन होती है। ये कंपनी का एक फीचर और हो गया। उसके बाद देखो लायबिलिटी ऑफ मेंबर, लायबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड और अनलिमिटेड। देखो और एक होता है, देखो कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के जो मेंबर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मैंने बोला था कि अगर किसी पर्सन ने कंपनी का एक शेयर खरीदा हुआ है 10 रुपए का, तो उस पर्सन की लायबिलिटी उस 10 रुपए तक ही है। यानी तुमने रिलायंस के शेयर खरीदे 10 रुपए के, 10 रुपए का एक शेयर है, तो तुम लाइबल हो रिलायंस कंपनी को पैसा देने का, कितना? 10 रुपीज तक, जितना उस शेयर की फेस वैल्यू, जितना उस शेयर का प्राइस है, ठीक है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो गारंटी एक कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? जब कंपनी बनाई गई थी तो आपने वहां पर प्रॉमिस किया था, आपने कहा था कि भाई जब कंपनी बंद होगी ना, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, जब कंपनी बंद की जाएगी, तो उस टाइम पे मैं आपको कंपनी को 1 लाख रुपए दूंगा। तो अगर तुमने पहले ही
गारंटी दे रखी है, तो लिमिटेड बाय गारंटी में के केस में आपको जितना गारंटी ले रखी है उतना पैसा देना पड़ेगा। और एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिसमें कंपनी की लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, वैसी भी बनाई जा सकती है। एक ये फीचर हो गया। उसके बाद का फीचर क्या होता है इसमें, तुम्हारा कॉमन सील, कंपनी की कॉमन सील होती है। कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर कंपनी की कॉमन सील है तो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में कंपनी की कॉमन सील लगाई जाती है। क्लियर हो गया? तो यही बातें हमारा क्या है, फीचर्स कोई अलग से तो ना, उसी में से तो मैंने बताया। तो लिखना चाहो तो लिख लो, फीचर्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स बोल दो या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। अच्छा, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, देखो अब फीचर और कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखोगे, सबसे पहले बताओ, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में क्या लिखोगे, ये इनकॉर्पोरेट की जाती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है किससे, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। इतना लिख दे चल जाएगा। तो लिखो इट इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट का मतलब फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है जी, जो लॉ के प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है। पहला तो यही ना, लिखना चाहो तो लिख दो, दैट इज कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के द्वारा। ठीक है। अच्छा, दूसरा फीचर क्या होगा बताओ, इसका दूसरा फीचर क्या होगा, इसका नंबर डाल दो क्या, नंबर 2 बताओ। इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स मेंबर, दैट इज शेयर होल्डर। अच्छा, मैं बार बार मेंबर और शेयर होल्डर बोल रहा हूं, शेयर होल्डर मेंबर सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, इसलिए मैं तो इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी शेयर होल्डर। हो गया? आगे देखो इसमें, अच्छा देखो मैं कह रहा हूं, इसमें मैं और लिखवाना चाहूँ तो और लिखवा सकता हूँ। यस, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये अपने नाम से मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ठीक है, ये अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकती है, ये अपने नाम से मैं कह रहा हूँ कोई कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो लिखना चाहो तो लिख लो, लिखवा दे तो लिखो, इट कैन ओन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ओन करने का मतलब प्रॉपर्टी खरीद, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद के रख सकती है, कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, कॉमा एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट कर सकती है, ऐसा एग्रीमेंट जो कानून में मनवाया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो कानून में मनवाया जा सके, जो लॉ के थ्रू मनवाया जा सके। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और कंडक्ट बिजनेस। अच्छा, कंडक्ट बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस कर सकती है कंपनी, प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने नाम से, कोई एग्रीमेंट कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, ठीक है। और देखो मैं कह रहा हूँ स्यू का मतलब होता है केस फाइल करना, सूट फाइल करना, कंपनी के ऊपर कोई सू कर सकता है, मतलब केस फाइल कर सकता है। सू और टू बी स्यूड। अच्छा देखो, स्यू बोलो या टू बी स्यूड बोलो, मेरी बात सुना। स्यू का मतलब कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है, तो सू मैं बोलूं और टू बी स्यूड। अच्छा, इसको असली में ऐसे देखो, इसका मतलब हम लोग पढ़ते हैं स्यू है, लेकिन होता सू ही है, सू।
sure to be sued from its member and outsider. बाहर वाला भी तो कर सकता है, मतलब कंपनी अपने मेंबर के ऊपर केस फाइल कर सकती है, मेंबर कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, कंपनी आउटसाइडर के ऊपर केस फाइल कर सकती है, और बाहर वाला भी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। क्लियर हो गया यहां तक? ये कंपनी का फीचर है। नेक्स्ट फीचर देखो, थर्ड, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो मैनेज की जाती है, विच इज मैनेज्ड बाय सम नेचुरल पर्सन। ठीक है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कुछ नेचुरल पर्सन के द्वारा मैनेज की जाती है, ये भी एक उसका फीचर है। ठीक है, देखो जिसको तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोग चलाते हैं, वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं, एजेंट की तरह काम करते हैं, काम पर्सन करते हैं, नेचुरल पर्सन, लेकिन माना जाता है किसने किया? कंपनी ने किया। ये बात ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट, it has perpetual succession। कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है, मतलब क्या? कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। ठीक है, लिखना चाहो तो और लिख लो। देखो, इट्स एग्जिस्टेंस is not affected by death, insolvency, मैं कह रहा हूँ इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, यानी कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस। कंपनी की कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी चलती रहती है। ठीक है, कंपनी चलती रहती है, कंपनी की जो एग्जिस्टेंस होती है, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड। कंपनी के एग्जिस्टेंस पे, कंपनी के होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे? मेंबर के मर जाने से कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर मर जाए तो सारे पार्टनर मर जाए तो कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन कंपनी में अगर सारे मेंबर, सारे शेयर होल्डर मर जाए, सारे डायरेक्टर मर जाए तो भी कंपनी चलती रहती है। ठीक है, सारे डायरेक्टर इंसॉल्वेंट हो, मैं अगर सारे शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, तब भी कंपनी चलती रहेगी। डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड ल्यूनेंसी का मतलब होता है, ठीक है, ल्यूनेटिक पढ़ा था ना, ल्यूनेटिक मैंने पार्टनरशिप बताया। ल्यूनेटिक का मतलब क्या? पागल। तो वही भी लिखा है। ल्यूनेंसी का मतलब होता है कि कोई पर्सन अगर मान लो पागल हो गया तो भी उस केस में भी क्या होगा? कंपनी के शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। ऑफ इट्स मेंबर,
मेंबर्स। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? इसमें चाहो तो एक लाइन और लिखो, ये बनती भी लॉस है और उसका कंपनी बंद भी लॉसेज की जाती है और बनाई भी लॉसेज जाती है। तो लिख लो, इसमें ये लिखवा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पांचवा नहीं, इसी में इट इज क्रिएटेड एंड wound up by law। कंपनी क्रिएट भी लॉस से होती है और वाउंड अप भी उसका किससे होता है? लॉस होता है। बनती भी लॉस है और मरती भी लॉस है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहां तो कोई डाउट है? अच्छा, अगला पांचवा पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। ध्यान रखना, कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी। देखो, अगर तुमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मैं कह रहा हूँ एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है या 10 रुपए का है, चलो 100 रुपए लगाते हैं, ये कंपनी का एक शेयर है और कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट की पे लिखा 100 रुपए, एक शेयर 100 रुपए का है, तो तुम कंपनी के लिए लाइबल हो। 100 रुपए का शेयर खरीदा तो 100 रुपए देने के लिए बस, जितनी फेस वैल्यू का तुमने शेयर खरीदा, जितने रुपए का तुमने शेयर खरीदा, उतने रुपए तक देने तक की तुम्हारी लाइबिलिटी है, बस ध्यान रखना। और अगर कंपनी, दो तरह की होती है कंपनी, एक होती है लिमिटेड बाय शेयर और एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी। अगर लिमिटेड बाय शेयर है कंपनी, तो लिमिटेड बाय शेयर के केस में जितने रुपए के शेयर खरीदे उतनी फेस वैल्यू तक की तुम्हारी लायबिलिटी है। और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो तुम्हें ध्यान रखना, लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितने अमाउंट तक की गारंटी तुमने दे रखी है, ठीक है, कि भाई कंपनी बंद होगी तो हम इतना पैसा देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे लिमिटेड बाय गारंटी। वहां पर तुमने खुद ही अंडरटेक कर रखा है, प्रॉमिस कर रखा है, तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी यानी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है, लेकिन कब? जब कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है। वैसे ध्यान ना, इन जनरल क्या होता है, कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखो, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी किसके, इट्स का मतलब किसके लिए बोला है? कंपनी के लिए। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड, इसके मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, यानी कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कहां तक? टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब का मतलब खरीदना, बाय देम। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, इट्स मींस कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी इज लिमिटेड, लिमिटेड होती है, टू द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम। यानी अगर किसी ने 1,00,000 रुपए के शेयर खरीदे, एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन उसने टोटल 1,00,000 रुपए की वैल्यू के शेयर खरीदे, तो 1,00,000 रुपए की वैल्यू तक उसकी लायबिलिटी होती है। जितनी फेस वैल्यू के, जितनी वैल्यू के उसने शेयर खरीदे हैं, उतना पैसा देने की उसकी लायबिलिटी होती है, उससे ज्यादा की नहीं होती। और अगर ये कब होगा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के केस में। और एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितना तुमने अमाउंट गारंटी किया है और अमाउंट गारंटीड, अमाउंट गारंटीड टू बी पेड, अमाउंट गारंटीड टू बी पेड। भाई तुमने पे करने का गारंटी ले रखी है क्या? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप in case
ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में जैसे मैं देखो दिखाऊं, ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसमें आखिरी में लिख दिया, इसमें सब्सक्राइबर का जो देखो यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्राइबर, तो यहाँ पर वो लिखा होगा कि भाई तो कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो वो जो मेंबर होंगे, जो शेयर होल्डर होंगे, वो इतना वाइंडिंग अप के टाइम पे इतना पैसा देंगे, 1 लाख रुपए 50,000 रुपए देंगे। तो वो कंपनी लिमिटेड भाई गारंटी, उन्होंने गारंटी ले रखी है, उसने प्रॉमिस कर रखा है, तो वाइंडिंग अप में जाएगी तो कंपनी उतना पैसा इनका देना पड़ेगा, इनकी लायबिलिटी है। क्लियर क्या? और अगर कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, आखिरी में छठा पॉइंट, कॉमन सील। कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं हो सकती। इट में और may not have common seal if it has common seal comma it is affixed। ये लगाया जाता है टू द ऑल द इम्पोर्टेंट document of the company, document of the company। कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और अगर कंपनी की कॉमन सील है, ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे सब पे कंपनी की कॉमन सील लगी होनी चाहिए, तभी कंपनी को बाध्य कर सकते हो कि भाई ये काम कंपनी ने किया है, अदरवाइज कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया नहीं जा सकता, बाध्य नहीं कर सकते। कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक मैंने कंपनी से रिलेटेड सारी बातें समझा दी, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुम्हें क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने तरह की होती है। हालांकि बहुत तरह की होती है कंपनी, लेकिन हम सिर्फ 3 ही बात करेंगे, एक तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। बस ये 3 चीजें बताने के बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कोई डाउट है तो बताओ यार। चलो, ये बातें बतानी जरूरी थी क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज आज तक मैंने इतनी थ्योरी लिखवाई नहीं है।